अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नशा चाहे कोई भी हो, इंसान को हवास बाख्ता कर देता है और फिर इक़्तिदार का नशा तो ऐसा नशा है जो सर चढ़ कर बोलता है। गुज़िश्ता रोज़ एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा सामने आया, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि एक वफाकी वज़ीर के बच्चों की कॉलेज की फ़ीस माफ़ करने के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से कॉलेज के मामलात में बेजा मुदाखलत की गई, जिसके बाइस में बहैसियत प्रिंसिपल मजीद काम नहीं कर सकता। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन ने अपने इस्तीफ़े में कॉलेज के उमूर 1 अप्रैल से सर अंजाम ना देने और उसके बाद होने वाले दाखिलों की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। अपने इस्तीफे में उनका मजीद कहना है कि स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बाइस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल का गवर्नर बलीगुर रहमान पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहना है कि गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बाइस गवर्नेंस का निजाम तबाह हो गया है। इससे कबल 23 मार्च को प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल थॉम्सन की जानिब से मैनेजमेंट कमेटी को एक खत भी लिखा गया, जिसमें कमेटी को इस सारे मामले से आगाह किया गया। माइकल थॉम्सन का अपने इस खत में लिखना है कि गुज़िश्ता रोज इनको गवर्नर हाउस की जानिब से एक खत मौसूल हुआ, जिसमें अहद चीमा की दरखास्त पर कॉलेज पॉलिसी के बरक्स इनके बच्चों ईसा अहद चीमा और मुस्तफ़ा अहद चीमा की 3 साल की ट्यूशन फीस माफ करने का कहा गया। गवर्नर पंजाब के इस फैसले से कॉलेज को माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। इस हवाले से ज़राए ने यह दावा किया है कि गवर्नर पंजाब के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर बच्चों की फीस माफ की। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन पर इल्जाम आयद किया है कि प्रिंसिपल साहब साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का इल्जाम आयद करते हुए मजीद कहना है कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे, जिसका ऑडिट शुरू करवा दिया गया है और इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने यह हरबा इस्तेमाल किया है। एक जानिब गवर्नर पंजाब के इल्जामात हैं तो दूसरी जानिब एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा देने की कुछ वजूहात बयान की हैं। ऐसे में मामला मजीद तफ्तीश तलब होता जा रहा है। लेकिन क्या इस सारे मामले के अलावा भी कोई और वजह है जिसके बाइस मुस्लिम लीग नून की क़यादत एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल से नाराज थी? माजी करीब में कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की नाखुशगवारी का सबब बना? एक प्रोग्राम में जब वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा से सारे मामले की बाबत दरियाफ्त किया गया तो वज़ीर इत्तलात पंजाब अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और माजी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ एचएसएन कॉलेज में लगने वाले नारों का इल्जाम प्रिंसिपल साहब पर आयद कर दिया। ऐसा महसूस होता है कि इक़्तिदार के नशे में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा किसी कानून, ज़ाब्ते और अखलाक को मलहूज़े खातिर नहीं रख रहे। जहाँ एक जानिब एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल खराब गवर्नेंस के बाइस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून के एमपीए पुलिस की जानिब से काले शीशों के बाइस अपनी गाड़ी रोके जाने पर सीख पा हो गए। मुस्लिम लीग नून के एमपीए का पुलिस वाले को मुखातिब करते हुए कहना था कि मैं कोई अल्लाह तल्ला एमपीए नहीं हूँ, तुम्हें अपने इक़दाम की मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरे मगर गड्डी ला के आए हो, दसो बंद नहीं होना, मतलब नहीं बंद होना। अल्लाह तल्ला एमपीए नहीं है, सारे ने सामने करो कैमरे माफी चाहने नहीं बंद नहीं होना है, ये चलना है। अगर नहीं यही वाम और उत्थे जानी है और ये वधनी है, ये भज जाना। मैं पूरा दरोगे का चौक कट्ठा करके मैं दस दिया जी तू गलती कर बैठा ना यासर भाई, बड़ी वड्डी तू गलती कर बैठा नहीं, सॉरी कर कैमरे के सामने नहीं, अगर नहीं करेगा बहुत भैड़ी होनी है। मैं पहले दस दिया, अगर तुम माफी नहीं मंगोगे मैं बड़ी भैड़ी चीज है, मैं जी हज़रत अली का ये कॉल कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत इंसान को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब कर देते हैं, इसकी नज़ीर मुस्लिम लीग नून के मौजूदा दौर इक़्तिदार में भरपूर नजर आ रही है। लेकिन ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि इक़्तिदार भी वो जो किसी की मरूने मिन्नत है, न जाने कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। ऐसा इक़्तिदार जो कि बिना इख्तियार है। मौजूदा हुकूमत को तो ये इख्तियार भी नहीं है कि वो अपनी टीम ही खुद मुंतखब कर सके। इस बात का बरमला इजहार मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से खुद किया जा रहा है। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं मंदोखेल साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। आप लोगों ने ज़ाहिर है क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट बड़ी कलीदी, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेटअप के अंदर। जो कुछ चीज़ें, कुछ मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो कल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का पहला ऑफिशियल स्कैंडल आ गया। एचएसएन कॉलेज का जो सारा मामला है, जो कुछ उसके अंदर हुआ, कैसे देख रहे हैं सर? एक लीगी एमपीए किसी थानेदार का तबादला करा रहा है, उसको धमकियां दे रहा है। एक और लीगी एमपीए जो है वो सुना है कि उनकी कोई ज्वेलरी चोरी का कोई मामला है, उसके अंदर जिस तरीके का सलूक उन्होंने करवाया है उस क्लब के स्टाफ के साथ, वो भी एक अनोखी कहानी है। फिर ये एचएसएन वाली स्टोरी तो बिल्कुल ही कोई समझ से बाहर है। ये क्या हो रहा है सर?
जी, मेरे ख्याल में इन छोटी छोटी बातों को अगर आप एहतियात तोड़ने का सबब बना रहे हो तो वो आप लोग नाकाम होंगे। उसकी वजह ये है कि जो HSN की स्टोरी है, जहां गवर्नर ने अप्रूवल दिया है, जहां जो गवर्निंग बॉडी है उसने अप्रूवल दिया है, और एक शख्स जो 2 साल से या मजीद 1 साल उसकी पोस्टिंग या सरकारी जो मुलाजमीन होते हैं, और इसको वेडलॉक पॉलिसी भी कहता है, कौमी असम्बली में इसको मैंने पेश किया था, वेडलॉक पॉलिसी, और कम्युनिटी से मैंने अप्रूव भी कराया था, तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन साथ साथ जो इसमें गलत बात है वो ये है कि गवर्नर ने प्रिंसिपल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करा दी है कि 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। तो 40 लाख तनख्वाह तो वो आज से तो नहीं ले रहे हैं, वो पहले से ले रहा होगा और बाकायदा गवर्निंग बॉडी का अप्रूव होगा। ये है असल बात जो आप लोग हाईलाइट नहीं करते हो। बाकी तो कॉलेज की पॉलिसी है, गवर्निंग बॉडी की पॉलिसी है, वो ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, तो ये इनका एक इंटरनल मामला है। और मेरे ख्याल में प्रिंसिपल साहब को भी इसको मानना चाहिए कि जो उसकी अपनी गवर्निंग बॉडी इसकी अप्रूवल देती है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ से एक खामखा की इशू बनाया जा रहा है, इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं, लेकिन सर वो तो देखिए ना, जो प्रिंसिपल साहब का मौकफ है वो कहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूवल नहीं किया कि ये जो फी है ये फ्रीज कर दी जाएगी और ये नहीं चार्ज की जाएगी, एक बात। और दूसरा जो आपने बात की दुरुस्त सर, वो कहते हैं जी कि वैसे भी जो प्रिंसिपल साहब का एक कंडक्ट है उसकी एक इंक्वायरी होने की जरूरत है। प्रिंसिपल साहब जवाब में ये कहते हैं कि जो गवर्नर साहब है वो अनड्यू इंटरफेरेंस करते हैं, और वो ये कहते हैं कि स्कूल्स के अंदर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये चीजें नहीं, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो कि एक वैलिड बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, मैंने कभी ये स्कूल देखा नहीं है, HSN कॉलेज जो है ना, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि गवर्नर जो है ना वो एक चांसलर होता है या इसी का सरबराह होता है, तो सियासी इंटरफेरेंस तो नहीं हुआ ना। अगर कोई MP है, मैंने या कोई पॉलिटिकल लीडर मुस्लिम लीग नून का या किसी पार्टी का इंटरफेरेंस कर ले, दबाव डाले, उसको कहते हैं। लेकिन एक जो खुद कॉलेज का सरबराह है, उसको आप आईनी को, डमी को जो नाम दे दें, लेकिन ये सरबरा तो है ना, वो अगर कोई हिदायत देते हैं तो उस हिदायत को आप मना कर दे, या आपकी गवर्निंग बॉडी, अगर आप कह रहे हैं मैंने तो मीडिया में सुना है गवर्निंग बॉडी ने अप्रूवल दिया, अगर नहीं दी है तो गवर्निंग बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन उसको इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि उनका वो ऑफिशियली ओहदेदार है, तो आप ये कह रहे हैं कि फिर वो सियासी मुदाखलत ना हुई। नहीं हो सकता है ना। आप मुझे बताओ, जब वो आईनी होता है उसके पास, तो वो सियासी मुदाखलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। आप ये कह सकते हो बहैसियत सिंगल प्रिंसिपल, मुझे एहतराम है उसके लिए, उस्ताद है, लेकिन आप गवर्निंग बॉडी जो बनी हुई है तो आप उनसे उसको रिजेक्ट करा दे। जब रिजेक्ट करा दे तो खत्म का मामला, गवर्नर साहब की बात मानी नहीं जाएगी, सिंपल से इशू है। दूसरा जो आपने उज़्मा हरदार साहब का या वो जो MPA का आपने बताया था, जो पुलिस ऑफिसर के साथ उसने बदतमीजी की है, तो यकीनन मैं कहता हूँ कि गलत अमल है, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा इजाजत दें, नजर साहब को शामिल कर लूं गुफ्तगू में इसी नुक्ते पर। मैं एक जवाब मुकम्मल कर दूं। जी जी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस को अभी इतना शरीफ भी न समझे। जितनी बदमाश पुलिस पंजाब की है शायद पूरे पाकिस्तान की नहीं हो। प्रैक्टिकली मेरे साथ इस्लामाबाद में हुआ। सर, गाड़ी का शीशा काला नहीं हो सकता, ये असूल है कि नहीं है? बस इतनी सी बात है सर। बिल्कुल गुजारिश सुन ले। हाँ। काला शीशा उसूल है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसको इजाजत दे तो वो उसूल है, वो बकायदा कानून है। और ये बात नहीं है कि काले शीशे देख के आप सारा मुद्दा जो है ना किसी सियासी रहनुमा पे डाल दे। पुलिस वालों को जो रवैया है वो भी गुंडों से कम नहीं होता है। प्रैक्टिकली मैं एक मरतबा अस्पताल जा रहा था और एक मेरे ड्राइवर ने चौरंगी के बजाय वो जो शॉर्ट कट राउंड मारा, तो पुलिस ने रोका। अब मैंने शीशा खोला, मैंने कहा जनाब मेरी बात सुने। वो बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिए तो इंसान का बच्चा बन गया। मैंने इसको ये बताया कि आप चालान कर सकते हो, मुझे फांसी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो ये पंजाब पुलिस की बदतमीजी रवायत है, इतने ज्यादा आप पुलिस को अच्छा नहीं समझे। ठीक है, चलो इसी इशू पे थोड़ा राना एहसान अफजल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। राना साहब, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे या क्लैरिफाई करेंगे इस सिचुएशन को? क्योंकि एक तरफ गवर्नर साहब कहते हैं 40 लाख रुपए तनख्वाह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर वो कहते हैं जनरली जो उनका कंडक्ट है वो छुट्टियां बड़ी करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अज़मा बुखारी साहिबा गुस्से में एक टॉक शो के ऊपर आखिर में ये फरमाती हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ नारे भी इसी प्रिंसिपल ने लगाए थे, इसका तो कंडक्ट ही ठीक नहीं है। मसला क्या है सर? आखिर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमें प्लीज। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जहां तक आहद चीमा के बेटों का मामला है, वहां देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया जिसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रिंसिपल को कहा गया। उन्होंने
को इम्प्लीमेंट नहीं कराया और उसकी खिलाफ वर्जी की, तो ये इशू है। देखें बाकी देखें जहां तक ये है कि कोई इंक्वायरी हो रही है, वो तो फिर अब कोई एक सेपरेट चीज है, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। तो जहां बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, उन्होंने वेव ऑफ कर दी फीस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मोडालिटीज को डिटरमिन करने के लिए प्रिंसिपल को कहा गया। प्रिंसिपल ने 1.5 साल या 2 साल कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों का नाम भी स्ट्रक ऑफ कर दिया। तो प्रिंसिपल के पास तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसलों को रिजेक्ट करे या उसको ना मान सके। वो खुद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर होते हैं, तो वहां तो मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। ठीक है, नहीं चले, ये एक इशू के ऊपर मैं आपकी बात को हम मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि जस्ट बिकॉज एक इंसान के साथ यू डिड नॉट स्टार्ट ऑफ एट द राइट फुटिंग, तो आप शुरू हो जाएं कि उसकी तनख्वाह कितनी है, $15,000 आई थिंक उनकी अग्रीड सैलरी है, वो जो अब रुपीज में कन्वर्ट करके जितनी भी बन जाए, तो वो तो सैलरी है ना, उसमें इंक्वायरी किस चीज की करवानी है? देखिए, ये तो अब अभी ये मीडिया के जराए में ऐसी बातें आ रही हैं कि कोई इंक्वायरी हो रही है और किस बुनियाद पे हो रही है, वो भी ये तो डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्यों इंक्वायरी हो रही है और जो बॉडी इंक्वायरी कर रही है क्या वो ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखती है इंक्वायरी करने की, और अगर वो रखती है तो डेफिनेटली उसके पास कोई जवाब होगा इंक्वायरी करने का। और अगर वो इंक्वायरी कोई टारगेटिंग करके की जा रही है तो वो इंक्वायरी में साबित हो जाएगा। नहीं, टारगेटिंग ही हुई ना जी। अगर एक इशू बनने के बाद अगर आप लोगों का आपस में कोई नहीं बात बन रही तो आप किसी और तरफ निकल पड़े, टारगेटिंग ही होती है। और एक तरफ वो इस्तीफा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं इंक्वायरी होगी, दूसरी तरफ विफाक की तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस्तीफा वापस ले लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिज्यूम करें। ये माजरा भी समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं तो इंक्वायरी के बारे में मैं कैसे कमेंट करूं कि मुझे पता ही नहीं है कि इंक्वायरी का लेटर जो है वो क्या कह रहा है और किन बुनियादों पे इंक्वायरी हो रही है। बहरहाल टाइमिंग बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जहां एक तरफ वो इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही इंक्वायरी शुरू हो रही है, तो ये इसके ऊपर सवाल उठता है। बहरहाल ये तो जब डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस बुनियाद पे इंक्वायरी हो रही है और क्यों हो रही है। जी, प्रोग्राम में यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करेंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। राना साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, ये तो एक वो था, एक स्कैंडल था, एक इशू था, उसके ऊपर मैंने सोचा कि आपसे आपकी राय ले ली जाए। सर, क्या इस वक्त मामलात हैं हुकूमत को जब हम चलाने की या वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं, कुछ तासुरात आपकी अपनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से ऐसे आने लग गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर चलने वाली हुकूमत शायद नहीं है, आप लोग खुद कहीं पर महसूस कर रहे हैं कि आप लोग कमजोर हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टॉक शो पे ये कहा कि हमने वजारत दाखिला भी दी है और वजारत खजाना भी दी है, ये अच्छा किया है क्योंकि यही जमानत है कि ये हुकूमत चल सकेगी। क्या मतलब है सर इस बात का? देखिए, ये राना सनाउल्लाह साहब का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो ये तो उनसे पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल जो वजारत खजाना और वजारत दाखिला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ही अप्रूव की है, तो उसको तो गवर्नमेंट ओन करती है और कोई ये जमानत जमूनत नहीं है। ये उनकी राय हो सकती है, एक पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकता है राना साहब का, लेकिन ये कोई पार्टी का मौक़िफ़ या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं है। तो उन्होंने आजकल जो भी उन्होंने कमेंट किया उनकी वजाहत तो वो बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल ये चॉइस प्राइम मिनिस्टर की है और ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ योर पार्टी। तो क्या फिर ये अज्यूम करें कि राना साहब भी कुछ नाराज हो रहे हैं पार्टी से, जावेद लतीफ साहब की तरह, ख्वाजा आसिफ साहब की तरह, और माजी में तो खैर और भी बहुत सारे लोग हैं आपके जो कि बिल्कुल नाराज होकर पार्टी से अलहदा ही हो गए, तो क्या राना साहब भी कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से राना साहब जो हैं वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है जी। गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, सियासी पॉलिटिकल कमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी का बयानिया नहीं है या वो गवर्नमेंट का बयानिया नहीं है। तो जो एक एनालिसिस उन्होंने दिया, बहरहाल जो ये सिलेक्शन है दोनों की वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से है। डेफिनेटली किसी सिलेक्शन में भी लोग रेकमेंड भी करते हैं, लोग सिफारिशें भी करते हैं, यानी कि ये सब कुछ होता है।
हर प्रोसेस के अंदर, लेकिन फाइनल चॉइस जो है वो शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के से जुड़ा भी एक मामला है जिस पर मैं आप लोगों से राय लेना चाह रही हूँ। मैं पहले जरा मंदोखेल साहब से इस पर बात कर लूँ, क्योंकि मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाहिर है एक बड़ा एक क्लियर, आप लोगों का तो एक पूरा एक वो है, एक आइडियोलॉजी है व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर बहुत से माशी एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि कुछ इदारों की प्राइवेटाइजेशन नागुज़ीर है और PIA को सर फहरिस्त उन इदारों में करार दिया जा रहा है। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए जो एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, एक बेसिक गो हेड होता है, वो सारा मामला तैयार है, वो हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की एक ऐसी इत्तेहादी जो कि ज़ाहिर है काबीना में नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? क्या आप लोगों को इससे कोई इख्तलाफ है या होगा? जी बिल्कुल, मुझे तो ज़ाती तौर पे इख्तिलाफ है और ये बात असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा साद रफीक साहब फरमा चुके हैं और इन्हें पीपल्स पार्टी का नाम तो नहीं लिया, मगर ये कहा कि एक पार्टी ने भर्ती की है। अब सवाल ये है कि एक बंदा बीमार होता है, आप बजाय उसको अस्पताल में उसको इलाज कराने का, आप दस्ती उसको कब्रिस्तान भेजने की आप तैयारी कर रहे हो। अब क्या ये जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाया था, आज वो दुनिया का टॉप एयरलाइन में आता है और क्या ये खसारे में चला गया, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत जानने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की 77 साल तारीख में आधे से ज्यादा तो मार्शल थे, तो पीपल्स पार्टी के कितने दौर थे? आप टोटल मिला के 10 साल भी नहीं बनते। तो आप 10 साल का मलबा जो है ना, वो आप हम पे गिराने की बजाय आप बाकी जो 60 साल का मलबा है उनके तयन किया जाए। चलो उनको भी मैं नहीं चढ़ना चाहता हूँ, मैं कह दूं कि एक मसले का हल निकाल दें। माजी में स्टील मिल को जिस तरह कोडियों के दाम बेचा जा रहा था, जो माजी की चीफ जस्टिस ने 100 मोटो लिया था और उसको बचाया था, और फिर पिछले वजीर आला जो मौजूदा हमारे वजीर आला है मुराद अली शाह साहब, सिंध गवर्नमेंट ने ऑफर की कि ये हमें दे दे। तो ऐसी क्या बात है कि मनपसंद बिजनेसमैन को आप कोडियों के दाम जो नेशनल अदारे हैं उनको आप बेचे जा रहे हैं, बजाय उनको अपने पांव पे खड़ा करने की। नहीं सर, PIA कौड़ियों के दाम बिकेगा कि नहीं ये तो अभी नहीं ना पता। अगर आपको लगता है कि कोई मुनासिब तरीके से ये मामलात आगे बढ़ें, देखिए जो बात आप करें मैं उससे 100% इत्तेफाक भी कर लूं, तो आपको नहीं लगता कि अब वो वाला वक्त गुजर गया है जहां पे हमारे पास इतनी गुंजाइश हो कि हम बैठकर ये सोचें कि हमने क्या गलती की है? मेरा ख्याल है कि आप किसी सोल्यूशन की तरफ जाने का वक्त है। जिस तरह जी देखिए, कौमी असम्बली के इस वक्त हजारों की तादाद में मुलाजमीन है, हाँ। और वो टोटल डिपेंडेंट है इसके ऊपर, हुकूमत के ऊपर फंड देते हैं। तो आप ऐसा करें, कौमी असम्बली को भी फिर प्राइवेटाइज कर दें, क्योंकि वो पैसे तो नहीं दे सकती हुकूमत जो हजारों की तादाद में वहाँ मुलाजिम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें बजाय सुधारने की, बजाय उसको बेहतर करने की, उसको कोडियों के दाम नहीं भी बेचे जाए तो बेचे क्यों जा रहे हैं? आप मैं बताओ, मैं जिस कमेटी का चेयरमैन था जो मुलाजमीन का था, कोई लगभग 250 वफाकी अदारे से मेरे वास्ता पड़ा था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे अदारे खसारे में चल रहे हैं। तो खसारे में तो कौमी असम्बली भी चल रही है, फिर उसको भी आप प्राइवेटाइज कर दे, और खसारे में तो और जो गवर्नर हाउसेज है, ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, उसको भी कर दे। और पहले तो वज़ीर आज़म हाउस तो वैसे नाकारा पड़ा हुआ है, जो सैकड़ों वहाँ पे दफातर है मेन रोड पे। माजी में इमरान खान की हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम उसको चेंज करेंगे, उसको पता नहीं यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्या बनाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी फिर अदारों की तरफ सवाल। अच्छा चले, मैं बिफोर आई गो टू अजहर साहब, इसको अगर इस सवाल को आखिर में इस तरह से पूछ लूं कि अगर ये IMF की कंडीशन हो, बल्कि अभी जो खबरें हैं वो तो ये है कि ये प्री IMF डील कंडीशन है कि आप पहले ये चीजें करें, उसके बाद हमारे साथ आएं और बात करें, फिर मुज़ाकरात का सिलसिला जो है उसका आगाज होगा अगले प्रोग्राम के लिए। उस सूरत में भी सर आप लोगों का यही मौक़िफ़ होगा? अगर IMF कहते बलूचिस्तान जो ना अफगानिस्तान को बेच, तो क्या बेचेंगे हम? लेकिन सर अगर IMF इसको बेल आउट नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? डिफॉल्ट करेंगे सर? देखिए, नहीं ये सारे ये धमकियां, ये ड्रामे हमने बहुत देखे हैं। 16 महीने की जो कठिन हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरह से हैंडल किए उस हुकूमत ने कोई 12-13 पार्टियों के साथ, मैं ये नहीं समझता हूँ कि अब बड़ी आसानी से स्मूथ एक सिलसिला चल रहा है। और हुकूमत भी एक समझ लो कि 1 पार्टी हुकूमत है। मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी इत्यादि है उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन मशावरत भी करेगी पीपल्स पार्टी। जहाँ कोई तनकीद हो तनकीद भी करेगी, और जहाँ उसको ये बताने की जरूरत पड़ी कि ये मामला गलत चल रहा है, जरूर बताएंगे। हम चुपचाप बैठेंगे, लेकिन मैं ये कहना हूँ कि जिस अदारों को आप बेच रहे हैं, इस तरह तो सारे के सारे वफाकी अदारे जो है बेकार है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुछ आपको वफाकी मुतसिब जो है ना, जिसने झूठी रिपोर्ट जमा की है सदर पाकिस्तान को, उससे पूछा जाए कि आप रिटायरमेंट के बाद 10 साल से इस सीट पे क्यों बैठे हो? आपका रजिस्ट्रार 20 साल से रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, ये नौजवानों का हक नहीं है? इनकी तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा है?
बिल्कुल ठीक है। अच्छा अजहर साहब, वैसे तो बहुत सारे पीटीआई से जुड़े भी मामलात हैं जिन पर मैं आपसे आपकी राय लेना चाह रही हूँ, लेकिन पहले क्योंकि अभी हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के इशू के ऊपर, सर अजहर सिद्दीक साहब क्या मौक़िफ़ होगा सर आप लोगों का प्राइवेटाइजेशन की? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तैयारी जो है वो सुनने में यही आ रहा है कि ऑलमोस्ट मुकम्मल है, इस अमल का आगाज होना है। पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है सर इस पर? मेरी आवाज आ रही है पहले? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, नहीं, पहले जो कि पहले वाला इशू है उस पे एक तो हम बता दें। जी जी देखिए, प्राइवेटाइजेशन पे तो हमारी पॉलिसीज बड़ी क्लियर थी। इस वक्त प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ये सिर्फ चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए है कि इन्होंने कोई हुकूमत चलानी है, इनके पास पैसे नहीं है। वो जो सूद अदायगियां करनी है, जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करनी है, आईएमएफ की कंडीशन है कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंटें इस तरह होंगी। और हमने माजी में जितना भी प्राइवेटाइजेशन का तजर्बा किया है वो बुरी तरह से नाकाम रहा है। सबके सामने रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस वक्त हमारे जितने दोनों भाई जो बैठे हुए हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, यह हुकूमत इनकी थोड़ा है। हुकूमत तो उनकी है कि जिन्होंने आकर अपने बंदे बिठाए, जिन्होंने वजीरे खजाना बिठाया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ क्या हाल किया, तोड़ फोड़ के फेंक दी। कहाँ गया वजीर आजम इस मुल्क का? वजीर आजम तो मुलाजम लगा इस सारे मामले में। नहीं अजहर साहब, लेकिन इसके अंदर इजाजत दीजिएगा, ईसीसी का जो चेयरमैन होता है वो बाय डिफॉल्ट पहले प्राइम मिनिस्टर ही होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो उसके बाद डेलीगेट करता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी नहीं ब्लो करना चाहिए ना। नहीं, यही बताना चाहूँ, क्वेश्चन डेलीगेट करने का इशू नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि वजीरे खारजा भी थे उसके अंदर, वजीरे खारजा हो सकते हैं किसी कमेटी के अंदर, उसमें क्या मजायका है सर? नहीं, सुनने ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, देखो ना, वेरी क्लियर अबाउट इट, आई हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट जी। ये सारा ये इनके बस की बात नहीं है, ये इन्होंने थोड़ा करानी है। आईएमएफ ने इनको, यानी वही जो साइफर के जरिए हुकूमत आई है, जिन्होंने इनको हुकूमत दी है, उन्होंने हुकूमत चलानी है। ये तो एक डमी की तरह से वजीर आजम बिठाया हुआ है, बाकी सब डमी बैठे हुए हैं। अभी तक कौन सा ऐसा काम है जो 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप डमी कह रहे हैं उनको? वो चल कोलिशन गवर्नमेंट है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन देखिए वो अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी एक्सरसाइज, अभी तक बता दे कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की हो। एक मुलाजम हो ना, यानी आप किसी फॉरेन कंपनी के मुलाजम है, तो आगे आपने क्या करना है? मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी का क्या किसी सियासी जमात से ताल्लुक है क्या? वजीर खजाना किसी सियासी जमात से ताल्लुक था? या यानी जैसे सरफराज बुख्ती साहब आए हैं, वो आकर बने, अपना अंदाजा लगाए। और ये भी बताना चाहूँ मैं आपको, मोहसिन नकवी तो वैसे नहीं आर्टिकल 224 अब आर्टिकल 6 के तहत बन सकता था, इमीडिएट इलेक्शन ही लड़ सकता था। तो आपने तो पकड़ के उन्हें इलेक्शन भी लड़ा दिया। यानी निगरान सेटअप जो पीडीएम 1.0 से पीडीएम 0.5 से पीडीएम, लेकिन सर इसमें गुजारिश सुन ले, ऐसी चीजों को ऑपोजिशन हाईलाइट करती है, चैलेंज करती है। अगर ये कर लिया था इन्होंने, कितना ही गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी काम किया था, आप लोग कहीं तो रेस करते ना सर? नहीं, मेरी बात सुने, मैं अब क्या, हमने क्या रेस करना? हम टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं, और हमने रेस कहाँ करना है? तो ये तो बैठ के इन्होंने, और हमने क्या रेस नहीं, तैनातियों को चैलेंज कीजिए अगर आपको लगता है गैर आईनी हुआ, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसी को भी एडवाइजर लगा सकते हैं, वो किसी को भी मिनिस्टर लगा सकते हैं। इसमें क्या वो है, इतना बड़ा इशू है? नहीं, हम इसको बाकायदा, इसका मैं नोटिस दे रहा हूँ, हम नोटिस दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि पुरानी, जो पहले वाली बात है ना, गवर्नर वाली और एक्शन कॉलेज वाली, वो बात बड़ी जरूरी है। देखिए, अब दोनों को नहीं पता, मैंने तो देखा इनमें से किसी ने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का फैसला ही नहीं पढ़ा, बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अप्रूव ही नहीं किया। बड़ी वजाहत से बता चलो। और जो 2021 का एक्ट है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज के हवाले से, उसमें जो गवर्नर है ना, उसका इख्तियार ही कोई नहीं है। वो कौन होता है फैसला अपनी तरह सुपर इम्पोज करने वाला? और मैं बता दूं इश्यू क्या है। इश्यू ये है, क्या चीमर उनके बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया, वहां से बच्चे इस्लामाबाद ले गए, और यहाँ कह गए कि ये सीटें छोड़नी नहीं, हमने सीटें रखनी है, सीटें रिजर्व कर ली। अब वो जो बच्चों, जिसने उनकी जगह 3 बच्चों ने आना था, उन्होंने फीसें वगैरह देनी थी, वो रोके रखी। और अल्टीमेटली हम आगे कहें कि जनाब हम गरीब आदमी है, यानी चीमा जो बैठ गया अपना नैब का, जिसके खिलाफ केस चला हुआ था, वो समझना चाहिए आपको। और ये 40 लाख रुपए आज याद आई है, इन्हें पता ही नहीं शायद एक्शन कॉलेज का हमेशा से प्रिंसिपल की फीस इतनी होती है। असल बात जो है, जो मरियम ने, जब आपको ज्यादा नारे लगे थे, वो उद्मा बुखारी ने कह दिया ना सारा कुछ, उस्मा बुखारी ने कह दिया कि वजह क्या बनी। वहां एक्शन कॉलेज वगैरह, किसी कॉलेज में तो जा ही नहीं सकते ये लोग, इनकी क्या औकात है वहां जाके अवाम को फेस कर सके। अब ये सारा जो मामला है ना, ये सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा।
एक्शन कॉलेज मामले में हम भी साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल मेरिट पे आया है, मेरिट पे वो काम कर रहा है। हालांकि इनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर इनका अपना बनाया हुआ है, उसके अंदर इनके अपने बंदे हैं। मिसाल के तौर पर या सादिक का बेटा है, या ये लेटर है हमारे पास, या मुस्तफा रहमदे हैं। देखे तो सही ना कि उस बोर्ड के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं। यानी आप हर इदारे का सत्यानाश कर रहे हैं बैठकर। ये और एक और बात बताएं मुझे ये बताएं, ये गवर्नर इनका लगाया हुआ है, जरा गौर तो करें ना इस बात को, जरा समझिएगा। निगरान सेटअप से पहले यानी आप अंदाजा लगाए कि पिछले 2.5-3 सालों के अंदर जो चेहरे हैं वही चले आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है, गवर्नर वही है, वो अपना इवन एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, निगरान सेटअप सारे को जरा मिलाकर और देखे कि इस चीजों का मुरब्बा या ये क्या है, क्या यानी नजर आ रहा है। लेकिन चले सर, ठीक है, बिल्कुल मजीद बात करते हैं इस इशू पर। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये जो बात आप कर रहे हैं वो तनकीद सर आप किसी पर्सनल ओपिनियन की बुनियाद पर तो कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को लगाने में इलीगैलिटी क्या है? केयर टेकर वालों को निकाल के, 2 लोगों को निकाल के, बाकी वो किसी को भी ला रहे हैं और एक साहब को ला रहे हैं, तो ये उनका प्रोगेटिव है, लाने दें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तसलसल है सारा। बात को समझिएगा कि निगरान कहाँ से आ गया, यानी निगरान नगरून कोई नहीं है, सारे का सारा तसलसल है। यानी सवाल प्रेरोगेटिव की बात ही नहीं है। बात एक सियासी जमात है, सियासी जमात ने अपने बंदे लेकर आने, अपने लेके आओ बंदे। तुम भाई तुम कौन से बंदे उठाकर ले आए हो? चले, वैसे ये मोर और लेस वही नुक्ता है जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी भी उठाती थी, लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है मंदोखेल साहब शायद अब ना उठाएं, क्योंकि ये बातें तो मंदोखेल साहब सबसे पहले बिलावल साहब ने करना शुरू की कि केयर टेकर सेटअप के अंदर वो लोग हैं जो कि प्रो PMLN है या जिनका मियां साहब के साथ बड़ा जाती अच्छा ताल्लुक है। अब उसी कंटिन्यूएशन में जो अजहर साहब बात करें, इस हद तक तो वैलिड है ना सर कि अब वो जो अब हुकूमत आई है वो अब उसका भी हिस्सा है, वो कहीं पर ईज आउट नहीं हुए, तो कोई ना कोई मामला तो फिर उस वक्त सदाकत थी बिलावल साहब की गुफ्तगू में शायद जो वो करते थे। जी बिल्कुल, हमने कहा था चीमा साहब का इससे पहले वो नवाज शरीफ साहब हुकूमत के थे, फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उसके बाद तोकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के, फिर निगरान के भी हुई थे, उसके बाद उसको कोई बात किसी अदारे में भेज दिया उसको। तो ये चीज़ें तो हम उठाते रहते थे उसमें, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। इंशाल्लाह चंद दिन में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ जाएगा तो ये HSN वाला मामला भी सॉल्व हो जाएगा और मुदाखलत भी नहीं होगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि तालीमी अदारों को तबाही से बचाने के लिए हमें कम से कम जो है ना मुदाखलत करना चाहिए। जो आईनी उर्दू में बैठे हुए मैंने पहले कहा कि मैंने वो रिपोर्ट गवर्निंग बॉडी का नहीं देखा, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने क्लियर कर दिया कि उसने अप्रूव नहीं किया। अगर उसने अप्रूव नहीं किया है तो फिर गवर्नर अपनी तरफ से जो है ना वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं और प्रिंसिपल को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस पर अमल कर ले। और फिर दूसरी बात ये, आज चीमा साहब कौन सा गरीब आदमी है, वो तो पहले से नेब वाले केस में मौजूद है, तो पैसे तो उसने कमा लिए अच्छे खासे, और उसकी बीवी भी बता रहे कि ब्यूरोक्रेट है तो वो भी तो तनख्वाह ले रही होगी। और फिर ये कि आप अगर एडमिशन नहीं ले रहे और आप 2 साल पहले हुकूमत में थे और अभी मजीद होंगे और 5 साल, बिल्कुल से बात। और वैसे भी आई थिंक बात अमीर और गरीब की नहीं, बात उसूल की, और भी बच्चे इंतजार बिल्कुल बात उसूल की है और उसूल जो है उस पर काम होना चाहिए। अच्छा अजहर साहब थोड़ा सा PTI से देखिए, उसूल तो यही है ना, मैंने वाज़ेह किया ना, मैंने पहले कहा कि मुझे गवर्निंग बॉडी का नहीं पता। अगर गवर्निंग बॉडी ने नहीं अप्रूव किया बकौल अजहर सिद्दीक साहब का, तब तो ये नाजायज है, तब तो किसी सूरत में नहीं मानना चाहिए। गवर्नर की बात है, गवर्नर की क्या वज़ीर-ए-आज़म की नहीं माननी चाहिए। यकीनन जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी जो चलाते हैं वो अपनी गवर्निंग बॉडी चलाते हैं या सिंडिकेट चलाते हैं, तो उसके फैसले जो है ना वो ज्यादा मोतबर होते हैं। अगर वो नहीं अप्रूवल भी है तो किसी सूरत में नहीं मानना चाहिए, और यकीनन हम भी इसके लिए आवाज उठाएंगे। मंदोखेल साहब जरा इजाजत दें, मैं जरा अजहर साहब से 1-2 PTI से जुड़े। सर एक तो जो हम जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हाउस इन ऑर्डर नहीं है, वहां पर कोई और फैसले कर रहा है, वो सारी तनकीद सही हो गई। सर PTI का हाउस कौन सा सर इन ऑर्डर है माजरत के साथ आप लोगों का? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके लीडर इस वक्त बाहर नहीं है, लेकिन सर जो कुछ हो रहा है, एक स्टेटमेंट कोई देता है, दूसरा आता है, उस स्टेटमेंट को समझ में नहीं आया। नहीं, मैं अजहर साहब से सवाल कर रही हूँ, इजाजत दीजिएगा मंदोखेल साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, सर एक स्टेटमेंट आती है मरवत साहब की तरफ से, उसका काउंटर आता है रऊफ हसन साहब की तरफ से, उसका एक और थर्ड ओपिनियन आता है गौहर साहब की तरफ से। अब बात यहाँ तक आ गई है सर कि आप लोगों की मीटिंग्स में हाथापाई तक होना शुरू हो गई है। मरवत साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब की जो हाथापाई है उसको कल खोसा साहब ने कंफर्म किया है, हालांकि मरवत साहब ने डिनाई किया है। लेकिन सर क्या हो रहा है आप लोगों के अपने सर्कल्स के अंदर? देखिए यशवीन, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2.5-3 सालों से फसायत का शिकार है।
उसके यानी जिस तरह मेंबर्स तोड़े गए, जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, फिर इलेक्शन ही लड़ना दिया गया, यानी अगर टोटल अब सिनेरियो उठाकर देखें कि हमने इस फसाइयत के दौर के अंदर भी हमको वजह हमारी लीडरशिप से, यानी मुझे खुद मिलने के लिए 2-2.5 महीने लग गए थे पार्टी लीडर से मिलने के लिए, वो भी अल्टीमेटली मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर कराने पड़े थे, फिर जाके मैं जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मैं मुलाकात कर सका, वरना मेरे लिए तो मुलाकात भी मुमकिन नहीं था। तो ये छोटी मोटी बातें अगर पार्टी के अंदर अगर हो रही हैं तो उससे यानी अच्छा मैं कहती हूँ चले कि छोटी मोटी बात हो गई सर, फॉरवर्ड ब्लॉक का क्लेम कर दिया शेर अफजल मरवत साहब ने। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के लोग जो कि इतनी मुश्किल काट कर पंजाब असेंबली में पहुंचे हैं, वो सब कुछ फेस करके जो आप लोग कहते हैं आप लोगों ने फेस किया, उन पर इस तरह का इल्जाम जब लगा होगा, पहले तो मुझे आप बता दीजिए उन्होंने क्या महसूस किया होगा। बसरा साहब जो कि आपके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है पंजाब के, वो कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक, मरवत साहब कहते हैं 45 बंदा टूट गया है। देखिए, जहां तक मैंने भी इस बात को तहकीक की थी, ये बात करते हुए सोचना चाहिए था, यानी इस तरह का लफ्ज नहीं कहना चाहिए था। फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से मेरे पास भी इंफॉर्मेशन ऐसी है, क्योंकि अब तो वैसे भी आर्टिकल 63 का केस बड़ा वाज़ेह, और जो केस मैंने ही बहस किया था, और जिसमें यानी आप ना आपका वोट कंसिडर होगा, और बड़े लोगों ने कहा कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि ऐसा नहीं है, आइन की तशरीह की है। और ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर था तो जब हमजा शरीफ ने हलफ लेने के लिए बात की थी ना, तो स्पीकर को कहा था जाके आइन में ये नहीं लिखा हुआ था, हालांकि मैं समझता वो भी लकूना जो है ना वो फिल किया था। हालांकि अभी अदालतें जो काम करती हैं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक करती हैं। ये जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी जी जी, आज़र साहब ये बताते आइन कौन सा शिक ये कहता है कि आजाद उम्मीदवार जो ना फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। आपके तो सारे के सारे एमपीए मैंने आजाद है, और जिस डर से आपने नहीं सर, अब तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर चुके हैं ना, अब तो सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन वो एक्सेप्ट नहीं हुए ना। मेरे पास असल में वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद बात करती, लेकिन ये जो आपने कहा ना एक आध आदमी, वो एक आध आदमी आपके आजकल की हायरार्की में बहुत सीनियर एक आध आदमी है, तो इसलिए फिर जो है सवालात जो हैं वो उठते हैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच अज़र सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए। कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।